हेलो डियर लर्नर्स, एज यू ऑल नो कि हमारे क्लास 12 के इकोनॉमिक्स की क्विक रिवीजन वीडियो चल रही है। इससे पहले के चैप्टर में हमने एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ा था। आज के चैप्टर में हम इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि बेसिकली इक्विलिब्रियम लेवल कहाँ पे लाई करता है, जिसमें हम दो अप्रोचेस के बारे में पढ़ेंगे, विच विल बी द एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड अप्रोच एंड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ठीक है, उसके बाद इक्विलिब्रियम लेवल कहाँ लाई करता है, जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होता है, जहाँ इक्विलिब्रियम कहाँ लाई करेगा, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अप्रोच हो जाएगी। इसमें हमें क्या पढ़ना है कि इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट पे भी लाई कर सकता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट पे भी लाई करता है, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट पे भी लाई करता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे न्यूमेरिकल में भी क्वेश्चन आते हैं और थ्योरी में भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वर्किंग ऑफ मल्टीप्लाई एंड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ मल्टीप्लाई। आइए स्टार्ट करते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल में क्या है कि बेसिकली हम इक्विलिब्रियम लेवल कैसे डिटरमाइन करेंगे। अकॉर्डिंग टू कीनेशियन थ्योरी, हमारे जो कीन्स इकोनॉमिस्ट थे उनकी थ्योरी के अनुसार, उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा जो इक्विलिब्रियम लेवल होता है वो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई पे होता है। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आए कि जब कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट होता है, यहाँ पे हम किसकी बात करें, क्लोज्ड इकोनॉमी की ही बात कर रहे हैं। क्लोज्ड इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट होता है। वहीं एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट होता है। अब इसको जरा यहाँ पुट कर दो, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट के साथ कंजम्पशन प्लस सेविंग। ठीक है, यहाँ से सेविंग एलिमिनेट हो जाएगी तो आई इज इक्वल्स टू एस हो जाएगा। तो दो अप्रोच मिल जाएंगी हमें इक्विलिब्रियम की, एक होती है एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, दूसरी अप्रोच कौन सी हो जाएगी, सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इतना हमको समझ में आ गया कि हमें किन के बात करनी है, दो अप्रोचेस की बात करनी है इक्विलिब्रियम लेवल को डिटरमाइन करने के लिए। इसमें कीन्स ने हमें दो अप्रोचेस दी थी। पहली अप्रोच कौन सी, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, दूसरी कौन सी, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। दोनों का ही हम क्या बोलते हैं, ऑल प्लांट और एक्स एंटे वेरिएबल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लांट और एक्स एंटे वेरिएबल्स। मतलब ये प्लांट वेरिएबल्स होते हैं, ये हमारा क्या होता है, एक्चुअल वेरिएबल्स नहीं होते। इसके भी कुछ एजम्पशंस हैं। एजम्पशंस क्या है, बेसिकली हमारे इसको पूरे अप्रोचेस में हमें ध्यान रखना है कि जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट हम देखेंगे वो किस में देखेंगे, टू सेक्टर मॉडल में देखेंगे। टू सेक्टर मॉडल क्या होता है, बेसिकली हाउस होल्ड और फर्म जहाँ वर्क करते हैं, यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर या फॉरेन सेक्टर का रोल प्ले नहीं होगा। जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा वो ऑटोनमस होगा। ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है, जो लेवल ऑफ इनकम में लेवल ऑफ इनकम पर डिटरमाइन नहीं करेगा, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ लेवल ऑफ इनकम। प्राइस क्या होंगे, हमारे कांस्टेंट रहेंगे, प्राइस चेंज नहीं होंगे। और जो हम पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, दोनों अप्रोचेस या पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, वो किसके ऊपर बेस्ड है, शॉर्ट रन कंडीशन के ऊपर बेस्ड है कि टेम्पररी इकोनॉमी में चेंजेस आ रहे हैं तो उसको कैसे ठीक किया जाए, इक्विलिब्रियम पर कैसे लेकर आया जाए। ठीक है, इट विल बी इन द शॉर्ट रन। अब स्टार्ट करते हैं कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच है क्या। एग्रीगेट लेवल ऑफ इनकम क्या होता है, जब हमारा एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई हो। एग्रीगेट डिमांड का क्या मतलब होता है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट होता है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है, बेसिकली ये हमारा डिपेंड करता है इनकम के ऊपर। इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, तो ये दैट इज अ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है, जो खर्चा हम इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं, वो इंडिपेंडेंट और लेवल ऑफ इनकम होता है। भले आपकी अर्निंग जीरो हो, लेकिन आपने क्या किया, 20 करोड़ का क्या करा है, इन्वेस्टमेंट जरूर करा है इकोनॉमी में। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जनरली कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। ठीक है, वही हमारा कंजम्पशन और सेविंग दोनों को मिला के क्या बनता है, एग्रीगेट सप्लाई बनता है। कंजम्पशन एंड सेविंग, सी प्लस एस मिला के क्या बनेगा, एग्रीगेट सप्लाई बनेगा। अब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको हम पिछले चैप्टर में भी बना के आए हैं, बट ये टेबल थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है रिमार्क में एक्सटेंड हो गई है। ठीक है, हमारा एम्प्लॉयमेंट लेवल मतलब कितने लोग काम कर रहे हैं, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख। ठीक है, ये जो इनकम दी हुई है वो करोड़्स में दी हुई है। इनकम किस में दी हुई है, करोड़्स में इनकम दी हुई है, इनकम इन करोड़्स। तो 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़ एंड 500, 600 करोड़। वही इन करोड़ में देखो हमारा इनकम हमारा जीरो है, तो कंजम्पशन हमारा एटलीस्ट 40 करोड़ है। वही हमारी डिस सेविंग कितनी हो जाएंगी, 40 हो जाएगी, दैट इज -40। इन्वेस्टमेंट कितना है, 40 है।
और इन्वेस्टमेंट हमारा देखो क्या है, ऑटोनॉमस है, मतलब इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं हो रहा है। वही हमने क्या देखा, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है सी प्लस आई, और एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है सी प्लस एस। इससे पहले वाले चैप्टर में ये सब हम कर चुके हैं, एक बार आप उस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा, तो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई आपको एटलीस्ट निकालना आना चाहिए, तभी जाके आप इस टेबल को कर सकते हैं। अब सीधे हम किस पे आते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स में आते हैं कि आगे हमें क्या देखना है इसमें। अब देखो ये सारे कैलकुलेशन आप कर सकते हो। यहाँ पे हम देख रहे हैं 40 करोड़ पीपल्स जो है, 40 लाख पीपल जो है एम्प्लॉयड है, उनकी इनकम कितनी है 400 करोड़, और कंजम्पशन का 360 का, सेविंग कितनी है 40 की है, वही इन्वेस्टमेंट भी 40 का है। वहीं अगर एग्रीगेट डिमांड को देखें, सी प्लस एस कितना, सी हमारा 360 है और एस कितना है 40 है, सी प्लस आई सॉरी 360 प्लस 40 कितना हो जाएगा हमारा 360 प्लस 40 हो जाएगा 400 करोड़। तो ये हमारा क्या है, एग्रीगेट डिमांड है। वही एग्रीगेट सप्लाई क्या है, यहाँ पे देखो सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट, यस ये इन्वेस्टमेंट सॉरी सेविंग प्लस कंजम्पशन 360 प्लस 40 ये हो जाएगा। दोनों ही केस में 400 है। और इस केस में हमने क्या देखा, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, वो कंडीशन क्या होती है, इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि हमारी इकोनॉमी में हमेशा ये रहे, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हमने क्या देखा, इक्विलिब्रियम लेवल कहाँ ला करता है, जहाँ पे हमारा ये एग्रीगेट डिमांड का जो है और जो एग्रीगेट सप्लाई का है वो आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो कंडीशन हमारी क्या हो जाती है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन। लेकिन हम देख रहे हैं कि कभी कभी हमारे ये कंडीशन हमेशा क्या होती है, फुलफिल नहीं करती है। हम क्या देखने को मिल सकते हैं, चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पे हम क्या देखते हैं कि एग्रीगेट डिमांड्स होती है ज़्यादा होती है एग्रीगेट सप्लाई से। देखो ये जो कर्व है ये ऊपर है एग्रीगेट डिमांड का, और ये एग्रीगेट सप्लाई का नीचे है। तो इसका मतलब है कि जो एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, और यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। क्यों, एग्रीगेट सप्लाई कब, ऊपर की तरफ है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है। अगर ऐसी कंडीशन इकोनॉमी में आ रही है तब क्या करने की ज़रूरत है। अगर ऐसी कंडीशन इकोनॉमी में आ रही है, इट मीन्स दैट कि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई कम है। इस केस में क्या हो जाएगा, जो हमारा फर्म है वो क्या देखा कि उनका जो स्टॉक है, इन्वेंट्री है, स्टॉक है और इन्वेंट्री है, बेसिकली वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। क्यों, क्योंकि लोगों की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई हमारे पास कम है। सप्लाई करने, प्रोडक्शन करने में टाइम लगेगा, तो जो इन्वेंट्री होगी वो क्या करेगा, फर्म या प्रोड्यूसर जो होगा इन्वेंट्री को सेल करना शुरू करेगा, जिससे उसकी इन्वेंट्री कम हो जाएगी। अगर इन्वेंट्री कम होगी तो फर्म क्या करेगा, धीरे धीरे अपनी सप्लाई बढ़ेगा, सॉरी प्रोडक्शन बढ़ाना शुरू करेगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्रोडक्शन करने के लिए बेसिकली हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, वर्कर्स हायर करने की ज़रूरत पड़ेगी। वर्कर्स हायर करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो अगेन हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन कब तक बढ़ाना है, जब तक हमारा एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई ना हो जाए। समझ में आया कि एग्रीगेट डिमांड अगर ज़्यादा है तो हमारी इन्वेंट्री क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इन्वेंट्री कम हो रही है तो प्रोड्यूसर क्या करना शुरू करेगा, प्रोडक्शन करना शुरू करेगा। प्रोडक्शन अगर करेगा तो बेसिकली उसे क्या करने की ज़रूरत है, और वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर वर्कर्स को हमने हायर कर लिया तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है और तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। और ये प्रोसेस कब तक फॉलो करना है, जब तक एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई ना हो जाए। वही दूसरा अपोजिट केस क्या हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड विल बी लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। अब देखो 480 क्या है हमारी डिमांड है, 500 हमारी सप्लाई, मतलब सप्लाई ज़्यादा हो गई है। इस केस में क्या हो जाएगा, आपकी इन्वेंट्री बढ़ना शुरू हो जाएगी। क्यों, क्योंकि लोगों की इतनी डिमांड है ही नहीं जितनी आप सप्लाई कर रहे हो, तो इसकी वजह से आपका इन्वेंट्री स्टॉक ज़्यादा हो जाएगा। अब फर्म को क्या करने की ज़रूरत है, फर्म को अपना प्रोडक्शन कम करने की ज़रूरत है। अगर फर्म ने अपना प्रोडक्शन कम कर दिया, इट मीन्स दैट वर्कर्स को क्या किया जाएगा, फायर किया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। अगर एम्प्लॉयमेंट कम हुआ तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। और ये प्रोसेस कब तक चलेगा, जब तक एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई ना हो जाए।
ये इसका ग्राफ है जहाँ पे हमने वाई एक्सेस पे क्या रखा है, एग्रीगेट डिमांड रखा है, एक्स एक्सेस पे इनकम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट रखा है। आप इसको देखिएगा तो आपको ये पूरा फिगर समझ में आएगा। एग्जाम में भी एग्जैक्टली आपको कोशिश करनी है कि इसी तरह का एक्सप्लेनेशन दे कि ताकि एग्जामिनर को क्लैरिटी हो जाए कि आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता है। ई का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। ओ वाई क्या हमारी 400 करोड़ ना, यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है ओ वाई तक, यहाँ तक हमारा क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। इक्विवेलेंट लेवल ऑफ इनकम हमारी कितनी, 400 करोड़, जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई है। इफेक्टिव डिमांड यहाँ पे सिचुएशन किसकी आ रही है, इफेक्टिव डिमांड की आ रही है। इफेक्टिव डिमांड का मतलब होता है एग्रीगेट डिमांड उतनी है जितनी हमारी सप्लाई है इकोनॉमी में। मतलब एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, इफेक्टिव डिमांड बोलेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि इक्विलिब्रियम लेवल जो होता है मे नॉट बी एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। ज़रूरी नहीं है कि फुल एम्प्लॉयमेंट में ही क्या हो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल लाइक करे, वो हम आगे वो देखेंगे कैसे। ठीक है, इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल इवन एट लोअर लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। मतलब ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट है तो हो सकता है इसके कम पर भी, यहाँ पर अगर एम्प्लॉयमेंट है तो यहाँ पे भी हो सकता है हमारा इक्विलिब्रियम लाई कर जाए। कैसे करेगा वो आगे हम समझेंगे। ठीक है, दूसरी अप्रोच क्या है हमारी, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच बिल्कुल सेम हमारे किसके जैसी, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के जैसी ही है। बस अब हम यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की जगह क्या लिख देंगे, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम लेवल का डिटरमाइन करा जाएगा, प्लांट सेविंग जो होगी प्लांट इन्वेस्टमेंट की इक्वल होगी। अब बिल्कुल एज इट इज़ वैसा ही है, बस इसमें देखो यहाँ पे सेविंग कम है इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। ठीक है, देखो इतने लेवल पे जितना है सेविंग कम है और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा, और इस पर भी सेविंग, यहाँ पे सेविंग क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। ठीक है, अब सेम एज इट इज़ क्या होता है कि जब एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, ज़्यादा होती है, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा, इट मीन्स दैट कि लोग कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं, सेविंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएंगी। तो इसलिए सेविंग क्या है, कम है। एग्रीगेट कंजम्पशन ज़्यादा है तो हो सकता है लोगों ने इन्वेस्टमेंट करा हो, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली बात है सेविंग ऑटोमेटिक कम होगी। तो सेम कॉन्सेप्ट है कि स्पेंडिंग हमारी ज़्यादा है और सेविंग कम है, तो एक्चुअल डिमांड्स होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। जितना फर्म और प्रोड्यूसर्स ने सोचा है कि इतनी डिमांड होनी चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा डिमांड होगी इकोनॉमी में। अगेन इन्वेंट्री कम हो जाएगी, जो डिज़ायर लेवल ऑफ आउटपुट था हमारा उससे कम हो जाएगी इन्वेंट्री, और फिर हम फर्म को क्या करना पड़ेगा, अपना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट और इनकम दोनों बढ़ेगी, और जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। सेम कॉन्सेप्ट कब तक होगा ये, जब तक सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्वल ना हो जाए। मेरे अपोजिट कॉन्सेप्ट, अगर सेविंग ज़्यादा है तो इट मीन्स दैट लोगों की डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो लोग हो सकता है कंजम्पशन कम कर रहे हैं, कंजम्पशन कम है तो हो सकता है लोग इन्वेस्टमेंट भी कम करें, तो स्पेंडिंग कम हो जाएगी और सेविंग ज़्यादा हो जाएगी। इस केस में हमारी जो एक्चुअल डिमांड होती है, जो हम फर्म ने और प्रोड्यूसर ने सोचा होता है कि हो सकता है ज़्यादा डिमांड हो, उसके अकॉर्डिंग वो बहुत सारा प्रोडक्शन कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल इकोनॉमी में क्या देखा गया कि डिमांड उतनी हुई नहीं, जिसकी वजह से जो प्रोड्यूसर ने क्या करा था, प्रोडक्शन क्या रहा था, अब उसकी इन्वेंट्री बढ़ जाएगी, उसका स्टॉक बढ़ जाएगा, वो प्रोडक्शन करना क्या कर देगा, कम कर देगा। प्रोडक्शन कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट लोगों को फायर करेगा, लोगों की इनकम फिर कम हो जाएगी, और ये प्रोडक्शन कब तक कम करना पड़ेगा, जब तक सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट ना हो जाए। ठीक है, अब ये जो ग्राफ है एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई का जो ग्राफ है, उसी को एक्सटेंड करते हैं हम। तो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट ग्राफ को जब हम एक पॉइंट पर लेते हैं, ये सेविंग ग्राफ नेगेटिवली शुरू होता है क्योंकि डिस सेविंग होती है। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या देखा, दिस इज आर इन्वेस्टमेंट होता है, ये हमारी इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहाँ पे S इज इक्वल्स टू आई होता है। अब देखो इस केस में सेविंग कब नीचे से शुरू हो रहा है, यहाँ से, तो नीचे से अगर शुरू होता है सेविंग क्या हो जाएगी, लेस देन इन्वेस्टमेंट। इतना जो पार्ट होगा इट विल सेविंग भी लेस देन इन्वेस्टमेंट, और ये जो पार्ट होगा सेविंग विल बी मोर देन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट कहाँ लाई करेगा, S इज इक्वल्स टू आई पे लाई करेगा। यहाँ पे हमारा एट पॉइंट ई एक्स एंटे सेविंग जो होगा, ई पॉइंट हमारा ये रहा, ई पॉइंट हमारा ये, एक्स एंटे सेविंग इज इक्वल टू एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब सेविंग इन्वेस्टमेंट कब क्या हो जाएंगे, इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। ये हमारा सेविंग कब है और ये हमारा इन्वेस्टमेंट कब है, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम लाई करेगा। ठीक है, सेम वही 400 करोड़ पे ही हमारा क्या फुल एम्प्लॉयमेंट क्या हो रहा है, लाई कर रहा है। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं। इक्विलिब्रियम लेवल, इक्विलिब्रियम लेवल कैसे डिटरमाइन किया जाता है? बेसिकली जो हमारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने बोला था कि इक्विलिब्रियम लेवल जो होगा फुल एम्प्लॉयमेंट पे ही लाई कर सकता है, जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई होगी, बट वो सिर्फ फुल एम्प्लॉयमेंट में होगी। मतलब हमारे जो रिसोर्सेस होंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये जो होंगे फुल्ली क्या होंगे, एम्प्लॉयड होंगे। फुल्ली एम्प्लॉयड का मतलब है ना हमारी मशीन खराब जा रही है, ना हमारी ज़मीन खराब जा रही है, ना हमारी लेबर खराब जा रही है, इन सब का यूटिलाइज करा गया तब जाके हमारा प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन कीन्स ने ऐसा बोला है कि नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इक्विलिब्रियम लेवल जो लाई करेगा बेसिकली हमारा किस पे लाई कर सकता है? 3 कंडीशन में लाई कर सकता है। एक होता है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, दूसरा है अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल, तीसरा है ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अब एक फुल एम्प्लॉयमेंट में तो पता ही है जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई होगी, बट एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, मतलब लेबर का भी इस्तेमाल उतना ही होगा, लैंड का भी, जितनी लैंड है उतने पूरी लैंड का इस्तेमाल होगा, कैपिटल का भी पूरा इस्तेमाल होगा, एक्सेट्रा जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है सबको फुल्ली यूटिलाइज करा गया है, तब जाके प्रोडक्शन किया गया है। ठीक है, और जो फुल एम्प्लॉयमेंट होता है बेसिकली इसको नॉन इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट भी बोला जाता है। मतलब इसमें जो कंडीशन होता है, कंडीशन होती है वो नॉन इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट की होती है। नो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है? इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है? हमारे पास काम भी है, ठीक है। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब था? हमारे पास काम है, हमारे पास जो पर्सन है वो काम करने के लिए तैयार भी है, ठीक है, वी हैव अ वर्क, और जो भी वेज रेट पे वो काम करेगा, बट उसको क्या हो रहा है कि काम मिल नहीं रहा है। उसकी कंडीशन क्या थी कि उसको काम नहीं हो, फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। वो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है, यहाँ पे बस क्विक रिविजन ले रहे हैं हम कि इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है? पर्सन इज एबल टू डू वर्क, एबल टू डू वर्क, विलिंग टू डू वर्क, विलिंग टू डू वर्क, है ना, उसके पास क्या है, काम भी है, और एट एग्जिस्टिंग वेज रेट, जो वेज रेट दिया जा रहा है उस पर काम करने को तैयार है, लेकिन उसको काम मिल नहीं रहा है, काम उसको क्या है, मिल नहीं रहा है, नॉट गेटिंग वर्क। ये होता है, क्या होता है, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन जब फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है तो ये वर्क नहीं करेगा, मतलब हमारे पास फुल एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। लेकिन अंडर एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करता है। लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ये कंडीशन कौन सी होती है? जो फुल एम्प्लॉयमेंट है, देखो ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट था, उसके नीचे की जो कंडीशन है दैट इज अ अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल, जहाँ पर रिसोर्सेस हमारे फुल्ली यूटिलाइज नहीं होंगे। मतलब हो सकता है जो वर्कर फुल टाइम काम कर सकता है वो पार्ट टाइम काम कर रहा हो, जो लैंड है उसको फुल्ली यूटिलाइज ना कराया जा रहा हो सकता है हमारा जो कैपिटल मशीन है उनका फुल क्या यूज़ ना किया जा रहा हो। तो इससे क्या हो रहा है, जो हमारी इनकम है, हमारी जो इनकम है, पहले जो कितनी थी एम्प्लॉयमेंट था वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, हमारी इनकम कम हो जाएगी, ठीक है, हमारा आउटपुट कम हो जाएगा, मतलब जितना हम प्रोड्यूस कर सकते थे उतना हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे, ठीक है। वही हमारा क्या हो जाएगा, ओवर एम्प्लॉयमेंट। ओवर एम्प्लॉयमेंट का मतलब, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि हमारा जो वर्कर फुल्ली कैपेसिटी पे काम कर रहा था, हमारा जो वर्कर था फुल कैपेसिटी पे जब काम कर रहा था, तो अब उससे ओवर टाइम कराया जाएगा। ओवर टाइम कराएंगे तो क्या होगा, वो उसका इनकम लेवल बढ़ जाएगा, इनकम लेवल बढ़ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, उसका इनकम बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। बट इन रियलिटी फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, ध्यान रखिएगा कि AD इज इक्वल्स टू AS तो होगा, इक्विलिब्रियम लेवल की कंडीशन तो होगी, AD इज इक्वल्स टू AS तो होगा, लेकिन बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, एक होगा अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल, एक होगा बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे भी AD इज इक्वल्स टू AS है, यहाँ पे भी इंटरसेक्ट करा, AD जो होगा हमारा कम हो जाएगा अंडर एम्प्लॉयमेंट में, और वहीं हमारा क्या हो जाएगा, फुल एम्प्लॉयमेंट में AD एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। तीनों ही कंडीशन में यहाँ पे AD इज इक्वल्स टू AS है, यहाँ पे भी AD इज इक्वल्स टू AS है, और यहाँ पे भी AD इज इक्वल्स टू AS है, तीनों ही कंडीशन में, ठीक है, ये हो जाएगा। बट यहाँ पर जो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम जो होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिएट्स इन्फ्लेशनरी प्रेशर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ी सी महंगाई ज़्यादा हो जाएगी। इन रियलिटी एक्चुअल आउटपुट जो होता है वो क्या होता है, कैन नॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड दिस लेवल। अब देखिए ओवर एम्प्लॉयमेंट की जो कंडीशन है वो रियलिटी में वर्क नहीं करती, क्योंकि एक जो पर्सन है वो एक लेवल के बाद आउटपुट क्रिएट नहीं हो सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी अपना फुल एफर्ट दे के काम कर रहे हैं, तो उससे ज़्यादा काम करना पॉसिबल नहीं होता। तो वो क्या करेंगे, आउटपुट ना बढ़ा के, अब आउटपुट ना
ना बढ़ा के आउटपुट उतने ही रहेंगे, अगर डिमांड ज़्यादा हो गई है तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे। क्या हो जाएगा? प्राइसेस बढ़ जाएंगे, लेकिन क्या नहीं बढ़ेगी? आउटपुट कंडीशन नहीं बढ़ेगी। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो जनरली एग्रीगेट डिमांड अगर बढ़ेगी लीड्स टू जनरल प्राइस इंक्रीज इन जनरल प्राइसेस ओनली। ठीक है, एक बार फिर बता दे रही हूँ, फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल और ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल में एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई होगी। तीनों ही कंडीशन में होगी, बट एक फुल्ली एम्प्लॉयमेंट लेवल पे होगी, एक नॉट फुल्ली यूटिलाइज होगी और एक ओवर यूटिलाइज होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं शॉर्ट रन फिक्स्ड प्राइस एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट मार्केट। अब इसमें हमने जो एजम्पशन किया है कि हमने पहले एजम्प कर लिया था कि हमारा जो प्रोडक्शन होगा वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा, और जो प्राइसेस होंगे वो कांस्टेंट रहेंगे। जो प्राइसेस होंगे वो कांस्टेंट रहेंगे। लेकिन प्राइसेस कब कांस्टेंट रहते हैं? जब इन द शॉर्ट रन कंडीशन, टेम्परेरी बेसिस पे प्राइसेस फिक्स रहेंगे। अब हमारा जो फर्म होगा, इनकेस मान के चलो फर्म ने अगर सप्लाई ज़्यादा कर दी है तो उसे अपनी सप्लाई कम करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि हमारे प्राइसेस नहीं बढ़ाए जा सकते। आप क्या करोगे? अपनी सप्लाई कम कर सकते हो या फिर सप्लाई को ज़्यादा कर सकते हो। इनकेस डिमांड ज़्यादा है तो सप्लाई ज़्यादा कर दो। ठीक है, तो ऐसा किया जा सकता है, लेकिन प्राइस चेंज नहीं होंगे। फर्म जो होते हैं प्राइस टेकर होते हैं, क्योंकि मार्केट में और भी लोग होते हैं जो कहीं और जैसे स्विच कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो फर्म होता है बेसिकली वो क्या नहीं करता? प्राइस इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट अंटिल लॉन्ग रन एडजस्टमेंट। ठीक है, हमारे जब तक लॉन्ग रन कंडीशन ना आ जाए तब तक हमारे प्राइस कांस्टेंट रहेंगे। बेसिकली हमारी यहाँ पे जो सप्लाई क्या होगी, देखिए अभी हमने बात करी कि फर्म को क्या करने की जरूरत है? अपनी सप्लाई बढ़ाने कम करने की जरूरत है। तो प्राइसेस तो हमारे कांस्टेंट रहेंगे, लेकिन जो सप्लाई होगी वो इनलास्टिक है, इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक है, मतलब वो चेंजेबल है। ठीक है, यहाँ पे इन्फाइनाइट इलास्टिक है, मतलब चेंज हो सकती है। हमारा जो प्रोडक्शन है वो बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट क्या होता है हमारा यहाँ पे? बेसिकली डिटरमाइंड बाय द एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का जो प्रिंसिपल है किस पे बेस है? एग्रीगेट डिमांड प्रिंसिपल बेस, इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल पे बेस्ड है। इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल का मतलब होता है एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, अब बात करते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। देखिए आज के लिए इतनी वीडियो काफ़ी क्विक रिवीजन में, एक बार इस वीडियो को फिर से देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा लेंथी वीडियो जाएगा, बट इसके न्यूमेरिकल के साथ हम इसको सॉल्व करेंगे। सो आज के लिए इतना काफ़ी है, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कंटिन्यूड वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।